नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आज आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग जो पर्यावरण है उसकी महत्ता को समझते हुए वृक्षारोपण जरूर करें। और इसके लिए जो है मैंने कल भी अपील की थी आपसे और इसके एक दो दिन पहले भी मैंने आपसे अपील की थी। चलिए हम लोग आते हैं सेशन पे। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मेरे द्वारा आपसे रोजाना की जाती है कि पहले सबसे पहले आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को तक मिलता रहे। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। इसके पहले हमने आपसे पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वीडियो के अंत में मेरे द्वारा आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न आपके जिस दिन करंट अफेयर्स होता है उसी वीडियो में से होता है और जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो है कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा और ये उम्मीद करता हूं कि ये संख्या धीरे धीरे करके और बढ़ेगी और सभी लोग जो है प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि बताइए नाटो की स्थापना कब हुई थी। आपके 4 ऑप्शन हमने दिए थे, उसमें से एक सही उत्तर था और आपको बताना था कौन सा उत्तर है। काफी लोगों ने जो है जवाब दिया था, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है कि आप सभी लोग सफल हो। जिन्होंने नहीं दिया था उत्तर उनको भी ऑल द बेस्ट है कि आप सभी लोग जो है सफल हो, लेकिन कमेंट प्लीज आप लोग जरूर किया करिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अर्थात अगर नाटो की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी। और नाटो के बारे में मैंने आपको कल बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, आप लोगों को पता होगा। और नाटो और भारत का क्या संबंध हो सकता है आगे, इस पर भी हमने कल आपसे चर्चा की थी। तो कल के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब हम आते हैं, चूंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, अभी जस्ट मैंने आपसे अपील की कि आप लोग वृक्षारोपण कीजिएगा। मैं फिर से आपसे एक बात वही दोहरा रहा हूं कि जो है प्लांट्स जरूर लगाइए, प्लांटेशन जरूर करिए। ये आपके भविष्य के लिए, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। वृक्षारोपण जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी, जो भी पॉल्यूशन है वो कम होगा। साथ ही साथ में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और हीट वेव बढ़ रही है, ये सभी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा और आप एक स्वच्छ और अच्छे पर्यावरण में रहने के भागीदार बन पाएंगे। तो ये मेरी विशेष अपील है आपसे। अगर आप लोगों ने वृक्षारोपण नहीं किया तो आज प्लीज आप लोग वृक्षारोपण जरूर करिएगा। हम भी करेंगे, आप भी करिएगा। एक वाक्य है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपना काम स्वयं से करें, हम अपना एक पेड़ लगा दें, दुनिया अपने आप लगा देगी, आप किसी से अपेक्षा करें या ना करें। ठीक है, खैर तो ये आप लोग प्लीज करिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी। अब आते हैं हम लोग आज के प्रश्न पर, जिसका प्रश्न क्या है हमारा कि लोकसभा चुनाव, अभी चूंकि कल रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, कौन जीता कौन हारा सब चीजें आपके सामने हैं। तो 2 दिन पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर 2-3 बातें निकल के सामने आई थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बड़े स्तर पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है किसी नैतिक मुद्दे पर, उनको आप लोग सुना करिए कि उनमें क्या कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। अगर कोई प्रेसिडेंट कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं या कहीं कोई भी अपना कोई संदेश देता है, प्रधानमंत्री का भारत के नाम संदेश, राष्ट्रपति का संदेश, या जब भी कोई इस तरीके से कोई चीज होती है तो उन न्यूज को आप लोग, उन बैठक को, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोग सुना करिए। वहां से कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने निकल के आते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां से कुछ एक बात निकल के आती है। उससे एक प्रश्न बनता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने मतदाताओं ने जो है भाग लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लगभग डेटा आया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कि कितने मतदाताओं ने भाग लिया लोकसभा चुनाव 2024 में। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 64 करोड़ अर्थात 64 करोड़, या फिर ऑप्शन नंबर बी 50 करोड़, या फिर सी 40 करोड़, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 35 करोड़। बताइए आप लोग कि कितने प्रतिशत जो है, कितने करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसका ऑप्शन होगा ए अर्थात 64 करोड़ मतदाताओं ने जो है क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये अपने आप में क्या है, एक विश्व रिकॉर्ड है। और भारत में चुनाव जो है दरअसल क्या होता है, अपने आप में एक त्योहार के रूप में होता है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो लोकसभा चुनाव 2024 में 64 करोड़ यानी कि 64 करोड़ के लगभग मतदाताओं ने भाग लेकर एक क्या बनाया है, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। परीक्षा में यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा
चुनाव आयोग के अनुसार यह सभी G7 देशों के मतदाताओं का क्या है, 1.5 गुना, यानी कि जो भी G7 कंट्रीज हैं उनके मतदाताओं का 1.5 गुना है। ये अपने आप में एक बड़ी जो है चीज है इसके लिए, चुनाव के लिए। और अब आप लोग के लिए एक टास्क है कि अगर बात G7 देशों की आती है तो G7 देश कौन कौन से हैं, ये मैं आपको टास्क देता हूं कि जैसा ही वीडियो वाइंड अप होगा आप तुरंत इंटरनेट पर G7 देशों के नाम को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपके G7 देशों से आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 देशों में सम्मिलित है और या G7 देशों में सम्मिलित नहीं है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाकी G7 देश की महत्ता भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, ये यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा या फिर आपके यूपीएससी या अन्य अदर स्टेट सिविल परीक्षा में पूछ सकता है। तो G7 कंट्री के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपका आज का पहला टास्क है, ठीक है। दूसरा, इस चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट डाला, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह भी अपने आप में एक वैश्विक रिकॉर्ड बन गया है कि कितना, 31 करोड़ से ज्यादा महिला। ये अपने आप में भागीदारी जो महिलाओं की बढ़ रही है वो भी काबिल तारीफ है, और ये अपने आप में क्या है, एक वैश्विक जो है रिकॉर्ड है। तो ये डेटा आप लोग 31 करोड़ का डेटा, इसके अलावा G7 देशों का 1.5 गुना है, इसके अलावा लगभग 64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है, इनको रेडी कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको 2-3 पॉइंट में आपको और बता दे रहा हूं कि चुनाव 2024 अगर हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ये टास्क है। हालांकि एक आर्टिकल हम लोग इस पर कर लेंगे। तो आपको चुनाव 2024 में क्या क्या रेडी करना है, ये नोट डाउन कर लीजिए। पहला, टोटल लोकसभा सीटें कितनी है, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पहला आज का टास्क है कि आप लोग देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, लोकसभा सीट कितनी होती हैं, ये आपको जो है दरअसल क्या करना है, पता करना है। लोकसभा सीटें टोटल कितनी होती हैं। इसके अलावा हर राज्य विधानसभा की सीटें भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्या, राज्य विधानसभा की सीटें भी देख लीजिएगा एक बार, मैं भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, राज्य विधानसभा सीटें, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी पार्टी कौन बन के उभरी, ये भी सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी। और कितनी राष्ट्रीय पार्टियां इस समय हैं, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या योग्यता होती है, राष्ट्रीय पार्टी की योग्यता। तो ये क्या होंगे, ये बनेंगे सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में। अगर अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम जाएं क्या कहते हैं इलेक्शन वाले उस पे कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, तो इससे प्रश्न आपके चैप्टर से बन जाएंगे कि लोकसभा की जो सदस्यता होती है, ली जाती है, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो संसद का जो आपका चैप्टर है, यानी कि जो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है, ये आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। प्लस, ठीक है, ये जो चीजें होती हैं आपको रेडी कर लेनी है। और इसके अलावा जो कुछ पॉइंट संसद से रिलेटेड होगा, लोकसभा से रिलेटेड होगा, उन सभी बिंदुओं को आप एक बार अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये चीजें पूछ लें। साथ ही साथ में लोकसभा चुनाव के साथ साथ में कौन कौन से राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये सब चीजें आप रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा हालांकि हम लोग एक अलग से आर्टिकल चुनाव 2024 पर, लोकसभा चुनाव 2024 पर एक वीडियो बना लेंगे, लेकिन ये चीजें आपको रेडी कर लेनी है। आई होप आप इसको जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बताना है कि हाल ही में मैक्सिको राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए क्लाउडिया सीनबाम, या फिर जोचिटल गैल्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी लैसिनबेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्लाउडिया सीनबाम को भी हाल ही में मैक्सिको के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये क्लाउडिया सीनबाम है, ये मैक्सिको की दरअसल प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि अगर कहीं पर भी कोई चीज प्रथम बार होती है, खासकर महिलाओं को लेकर के, कोई महिला अगर कोई रिकॉर्ड बनाती है, उस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं मैं आपको इसके बारे में बताता रहता हूं। तो चलिए आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं कि इसमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, हाल ही में मैक्सिको के रूप में क्लाउडिया सीनबाम को चुना गया है राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा। अगर हम लोग मैक्सिको की राजधानी की बात करते हैं कि मैक्सिको की राजधानी क्या है, क्योंकि चर्चा में रहा है, तो हो सकता है कि इसके अलावा भी मैक्सिको के बारे में कुछ एक पॉइंट्स पूछ ले। तो राजधानी की अगर बात करते हैं तो दरअसल मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, और मैक्सिको जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ज्योग्राफिकल रीजन की एक और बात करें तो इसकी सीमा दरअसल क्या है, उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण में ग्वाटेमाला और बेलीज से लगती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके मैक्सिको से संबंधित हैं, इसको आप लोग जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत की वैश्विक मिलेट्स उत्पादन में कितने % की हिस्सेदारी है। यानी कि मिलेट्स, इस पर मैंने एक आर्टिकल मिलेट्स के ऊपर बनाया था और मैंने कहा था इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो मिलेट्स का जो योगदान है वो वैश्विक स्तर पर जो है कितना है, यानी कि उसका उत्पादन कितना है, ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5%, 6%, 20% या फिर 30%। मिलेट्स यानी कि जिसको हम लोग मोटे अनाज कहते हैं या फिर इसको हम लोग जो है श्री अन्न भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसमें आपका ज्वार बाजरा वगैरह फसलें आती हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका कि वैश्विक स्तर पर यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई है आरबीआई की, उसके अनुसार जो है दरअसल क्या है कि 20% की हिस्सेदारी है किसकी, मिलेट्स की, वैश्विक स्तर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में जारी आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि हाल ही में जो डेटा दिया गया है, डेटा दे देगा, पूछेगा कि ये दरअसल डेटा किसने जारी किया है, तो आपको उत्तर देना है ये डेटा आरबीआई 2023-24 का डेटा है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इनके अनुसार मिलेट्स उत्पादन में 20% की हिस्सेदारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जबकि वहीं एशिया के अगर स्तर पर बात की जाए कि एशिया के स्तर पर मिलेट्स उत्पादन में भारत के क्या स्थान है, ठीक है, तो उसमें भारत की भागीदारी कितनी है, 80% तक की है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व स्तर पर अगर बात करते हैं, तुरंत याद रखिएगा फटाक से कि विश्व पे कितना है, 20% की हिस्सेदारी है, और कितना बच गया 100 में से 80 बच गया। तो अगर 80 बच गया तो एशिया में 80 हो गया, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं आए। तो एशिया में कितना हो जाएगा, 80% की हिस्सेदारी हो जाएगी। ये पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मिलेट्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ है मिलेट्स। तो मिलेट्स के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि दरअसल फसल का नाम आपसे पूछ लेगा कि ज्वार बाजरा वगैरह, या सीधे पूछ लेगा आपसे कि जो आपके जो श्री अन्न होते हैं अर्थात जो मोटे अनाज होते हैं, यानी कि जो मिलेट्स होते हैं, ये किस प्रकार की फसल है, अर्थात खरीफ की है, जायद की है, रबी की है। तो आपको तुरंत उत्तर देना है दरअसल ये खरीफ की फसल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत ज्वार बाजरा आदि आते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे तो आपको बेहतर तरीके से इसका पता होगा इसके बारे में। इसके अलावा इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है तो दरअसल क्या होता है, कम लागत में बहुत बेहतर उत्पादन इसमें होता है, और सिंचाई की अगर कम आवश्यकता होती है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पर्यावरण को होता है, अर्थात जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो आपका बहुत डाउन नहीं होता है। अन्य फसलों की अगर हम बात करते हैं तो सिंचाई जो है ज्यादा चाहिए होती है, और जब सिंचाई ज्यादा चाहिए होती है दो नुकसान होगा। एक जो है क्या कहते हैं, पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पंप चलाएंगे, पैसा उसमें लगेगा। दूसरा नुकसान होगा कि जो ग्राउंड वाटर है आपका वो भी क्या होगा, जो भौम जल है वो भी नीचे जाएगा। तो ये नुकसान दो बड़े हैं अगर क्या कहते हैं किसी फसल में सिंचाई ज्यादा लगती है तो, बट इसमें क्या है, पानी की मात्रा कम लगती है, तो ये अपने आप एक अच्छी बात है इसमें। इसके अलावा इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोटे अनाज खाते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों से आप दूर रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा प्रमुख मिलेट्स उत्पादक राज्य अगर की बात करते हैं तो इसमें राजस्थान है आपका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आते हैं मुख्य तौर पर। एक पॉइंट इसमें खास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय क्या है कि जो मधुमेह है यानी कि जो शुगर की बीमारी है वो अपना जो है पैर पसार रही है भारत में बहुत तेजी के साथ। और अगर आपको मधुमेह में चीजें कुछ करनी है तो इसमें क्या होगा, आप इन मिलेट्स का अर्थात मोटे अनाज का प्रयोग करिए। क्यों करिए, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये कम होता है, और अगर किसी फसल का, किसी अनाज का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो दरअसल वह मधुमेह वाले रोगियों के लिए क्या होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हृदय रोगियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इस समय हार्ट की डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में आपको मिलेट्स का उपयोग करना चाहिए। आपके घर में मिलेट्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हृदय रोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हो गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में मिलेट्स उत्पादन को लेकर के भारत में काफी कुछ प्रयास सरकारी किए जा रहे हैं और मिलेट्स के उत्पादन से आप अपनी जो है उत्पादक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ में अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि जिसको हम आईएमडी बोलते हैं कि स्थापना हुई थी, क्योंकि अभी ये चर्चा में है। मौसम जिस तरीके से परिवर्तित हुआ है, जिस तरीके से हीट वेव बढ़ी है, आईएमडी बार बार जो है न्यूज़ में रहता है, इसलिए हो सकता है आपसे आईएमडी के बारे में पूछ ले कि दरअसल इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1857 या 1875 या फिर 1865 या फिर 1885। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1875 में दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। आइए हम लोग व्याख्या में देखते हैं क्या कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी जिसको बोलते हैं की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। डेट भी याद रखिएगा, कई बार पीसीएस में आरओ में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं तो कई बार डेट सीधे तौर पर पूछ लेता है, तो आपको 15 जनवरी 1875 आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये क्या करता है? मौसम संबंधी जानकारी का निर्देशन करता है कि दरअसल मौसम क्या होगा, आने वाले टाइम में किस प्रकार की चीजें होंगी। तो ये कुछ एक जानकारी आईएमडी आपको देता है, डेटा जारी करता है। अगर हम लोग आईएमडी के मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में है। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, टिक यहां पर लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसका आपका इंपॉर्टेंट है कि जो पृथ्वी विज्ञान विभाग है ये दरअसल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको तुरंत उत्तर देना है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो है आता है। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य लाहौर समझौता हुआ था। ये आज का आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि मेरे द्वारा कराए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिस प्रश्न को मैं कहा करूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है उसको आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। तो लाहौर समझौता जो हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य में किस वर्ष हुआ था? ठीक है, हालांकि आप लोग करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो आप लोगों को सारी चीजें पता होंगे, नहीं पता है तो देख लीजिए। आपके ऑप्शन है 1999 अर्थात 1999, या ऑप्शन नंबर बी 1998, या ऑप्शन नंबर सी सन 2000, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2001। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए फटाफट। बहुत अपने आप में जो है चर्चाओं में था उस समय 1999 में। हालांकि बहुत सारे लोग तो उस समय आप लोगों का शायद बर्थ भी नहीं हुआ होगा, अधिकतर लोगों का। खैर कोई बात नहीं, 1999 ये इसका सही उत्तर हो, यानी कि भारत पाकिस्तान लाहौर के जो समझौता हुआ था, लाहौर समझौता, वो दरअसल 1999 में अर्थात 1999 में हुआ था। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं। तो भारत पाकिस्तान के मध्य लाहौर समझौता वर्ष 1999 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब दरअसल चर्चा में ये क्यों है, ये प्रश्न क्यों बना है? क्योंकि अभी हाल ही में जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे उस समय जब ये समझौता हुआ था, नवाज शरीफ जी ने कोर्ट में जो है दरअसल ये एक्सेप्ट किया है कि दरअसल जो लाहौर समझौता हुआ था उस समझौते का दरअसल उल्लंघन किया हुआ था, क्योंकि उसके बाद कारगिल वाला युद्ध जो है आप लोगों को पता होगा, अगर उस समय कोई रहा होगा आप लोगों में से तो बर्थ हो गया होगा। तो हम लोग थे उस समय, मुझे याद है कि कारगिल युद्ध में जो है बहुत व्यापक जो है नुकसान हुआ था और कई सारी चीजें उसमें हुई थी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान के पीएम जो थे वो नवाज शरीफ थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पृष्ठभूमि क्या हुआ है कि यह समझौता दोनों देशों के मध्य किस लिए हुआ था? दरअसल परमाणु सुरक्षा, शांति सहयोग, आतंकवाद के मुद्दे के लिए हुआ था कि हम लोग जो है लाहौर समझौते के माध्यम से जो भी मुद्दे हैं उसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी था कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जो है बैठक करके उसे आसानी से सुलझाया जा सकेगा। आतंकवाद पर यह समझौता था कि आतंकवाद को रोका जाएगा। इसके अलावा परमाणु सुरक्षा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी उस समय, क्योंकि दोनों राष्ट्र जो है क्या थे, परमाणु संपन्न हो गए थे और दोनों राष्ट्रों के मध्य ये संधि हुई थी कि दोनों देश जो है परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे और कि एक दूसरे के जो है सामरिक मामलों में और अन्य मामलों में, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। बावजूद इसके कारगिल युद्ध हुआ था और नवाज शरीफ ने अभी हाल ही में जो न्यूज आ रही है उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दरअसल जो है लाहौर समझौते का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट है नए राज्यों के गठन संबंधी अनुच्छेद है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के गठन की बात कही गई है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य जो है चर्चाओं में रहा है और इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछाता है। जीएस में कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी इसमें। तो नए राज्यों के गठन के संबंधी अनुच्छेद किस आर्टिकल में है बताइए फटाफट। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 3। आपको बता दूं कि आपके यूपीपीसीएस आरओ में आर्टिकल से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल्स को आप लोग अच्छी तरह से रेडी कर लीजिएगा। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 3 का संबंध नए राज्यों के गठन से है, ठीक भाई समझ गए। इसके अलावा अब अनुच्छेद 3 क्या करता है, संसद को कुछ अधिकृत करता है कुछ चीजों के लिए कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत क्या कुछ कर सकती है नए राज्यों से संबंधित चीजों को लेकर के। तो पहला क्या करेगा अनुच्छेद 3, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, एक पॉइंट। दूसरा, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी, यानी कि कोई एरिया राज्य का है पर्टिकुलर, तो संसद चाहेगी तो उसको बढ़ा सकती है। अगर ये कोई और एरिया है तो चाहेगी तो इसको जो सीमा ये वाली है, इस सीमा को दरअसल ये यहां तक कर सकती है। ये संसद के पास क्या है, अधिकार है। इसके अलावा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। कोई बाउंड्री वाल अगर है इसका, तो इस बाउंड्री वाल को भी इनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यह भी जो है संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है आर्टिकल 3 के तहत। इसके अलावा राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, हो सकता है इसका नाम कुछ और कर दे। जैसे कि पहले उत्तराखंड जो था क्या था, उत्तरांचल था, बंटवारे के बाद क्या हो गया, वो हो गया उत्तराखंड हो गया। इसी प्रकार से कई कुछ राज्य होते हैं जिनके नामों में परिवर्तन संसद दरअसल कर सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 से संबंधित प्रावधान आप लोग को रेडी कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत हुई, ये चर्चाओं में रहा है आजकल। इस बार कोई कहता है एग्जिट पोल के डेटा सही आते हैं, कोई कहता है एग्जिट पोल के डेटा सही नहीं आते हैं। कई बार एग्जिट पोल के डेटा फेल भी हो जाते हैं, खासकर राज्य विधानसभा के चुनाव में अक्सर जो है जो डेटा ये होता है एग्जिट पोल, वो दरअसल फेल माना जाता है। कई बार हुआ है, तो दोनों चीजें हैं इसमें, बैलेंसिंग चलती रहती है। खैर, तो आपको बताना है कि दरअसल एग्जिट पोल की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी और एग्जिट पोल क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता होगी, आप सभी लोगों को पता होगा कि जब इलेक्शन होता है उसके बाद जब आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है उसके दो दिन पहले, 3 दिन पहले दरअसल ये डेटा जारी किया जाता है। प्रमुख एजेंसियां कुछ होती हैं अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, वो जो है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाती हैं, वहां के मतदाताओं से बात करती हैं, उनके क्षेत्रों से बात करती हैं, उसके बिहाफ पे एक डेटा जो है बनता है और उसके आधार पर यह प्रेडिक्शन किया जाता है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ठीक है। हालांकि कल रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और आपको पता भी हो गया कौन जीता कौन हारा, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1947 या 1950 या 1957 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1960 अर्थात 1960। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1957 में जो है क्या हुआ था, प्रथम बार एग्जिट पोल क्या हुए थे, जारी किए गए थे। कब, 1957 में, और उस समय द्वितीय लोकसभा चुनाव की बारी थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग पॉइंट कि भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1957 में हुई थी और वो सर्वे करने वाली एजेंसी कौन थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो सर्वे करने वाली एजेंसी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने यह सर्वे जारी किया था। तो ये फैक्ट आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम आज का हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिहार, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका पश्चिम बंगाल। 4 में से एक सही उत्तर है, फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका केरल यानी कि ऑप्शन नंबर बी अर्थात केरल सरकार ने अभी हाल ही में एआई की बढ़ती डिमांड और एआई की बढ़ती लोकप्रियता और जिस तरीके से इसमें जानकारियां लोगों को मांग रहे हैं लोग, इसी जानकारी को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए एआई जो प्रदत्त जानकारी है इसके लिए जो है केरल सरकार ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया हुआ है, ठीक है। तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, एआई पर एक दिन मैंने आपको चुनाव में एआई की
जो है क्या भूमिका होती है खतरा एआई पर, इस पर भी मैंने एक आर्टिकल बनाया था। और एआई क्या कुछ होता है, क्या क्या इसमें चीजें होती है, इस पर मैंने एक आर्टिकल बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हाल ही में केरल सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में एआई पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। ठीक है, एआई की बढ़ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। अब केरल की अगर हम लोग बात करते हैं, केरल के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो दरअसल केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और वर्तमान में अगर हम लोग राज्यपाल की बात करते हैं केरल के, तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। और अक्सर ये चर्चाओं में रहते हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कुछ एक पॉइंट्स के बारे में और बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, जो कि आपके एग्जाम में क्या है, कई बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, ये भी केरल में है। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में शांत घाटी कहां पर है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा है, ये भी आपका कहां पर है, केरल में है। तो 3 फैक्ट यहां के सबसे लास्ट वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर प्री के। तो आपको बताना है कि बताइए भैया जी लोग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आज के वीडियो में ही इसका उत्तर छिपा है। बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तर जरूर देंगे। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट जो है आप लोग जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। अब हम आते हैं यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा या यूपीएससी मुख्य परीक्षा या फिर अदर स्टेट जो है सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा में, यानी कि कौन से प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अभ्यास प्रश्न है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी रहती है घर पे। आप लोग क्या करिएगा, यानी कि मिलेट्स जिसको हम श्री अन्न कहते हैं क्या है, या किस प्रकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये आज आपका प्रश्न है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। अब हम आते हैं आज के निबंध के टॉपिक पर कि दरअसल निबंध आपको कौन सा लिखना रहेगा। तो आपका आज का निबंध है हमारा जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या। ये आपके खासकर यूपीपीसीएस और आरओ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में यूपीएससी के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अदर जो स्टेट पीसेस आपके होते हैं, उन अदर स्टेट पीसेस के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया करिएगा, आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। हाँ, एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि मई 7 से लेकर के मई 31 तक का करंट अफेयर्स 1 लाइनर वाला, यानी कि केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में विदाउट एक्सप्लेनेशन वो रेडी हो गया है। संडे को वो मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपका पूरा का पूरा मई महीने का रिवीजन उससे हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वृक्षारोपण प्लीज जरूर करिएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।